नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पिलर्स। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद संवैधानिक अधिकार यात्रा कार्यक्रम के तहत पिपराइच विधानसभा के ग्राम सभा जैनपुर के रामनगर चौराहे पर आगमन हुआ। निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया और उन्होंने निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं जनता को संबोधित किया। ठंडी का जो हाथ उठा के नारा लगाए, गर्मी आ जाएगी। बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं। बोले भगवान के बीच में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक जो पूर्व सांसद हमारे सांसद प्रवीण कुमार निषाद जी, मैं चाहूंगा मंच पे आ जाए। और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय निषाद जनता परिषद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बड़े भैया निषाद जी से मैं चाहूंगा मंच पे आ जाए। आपके बीच में निषाद पार्टी सुप्रीमो उत्तर प्रदेश सरकार कैबिनेट मंत्री, जब उत्तर प्रदेश ने पूरे देश में मछुआ समुदाय की एक पहचान दिलाने वाले, मछुआ समुदाय के हक हिस्सा की लड़ाई लड़ने वाले, आपके बीच में निषाद पार्टी सुप्रीमो उत्तर प्रदेश सरकार का आगमन हो चुका है। निषाद पार्टी जिंदाबाद, निषाद पार्टी जिंदाबाद, हमारा डॉक्टर संजय कुमार निषाद जिंदाबाद, हमारा डॉक्टर संजय कुमार निषाद जिंदाबाद। जो संचालन कर रहे हैं भाई माइक संचालन करिए, एक एक करके नाम। ये 30 नवंबर से रथ यात्रा ऐसे चल रहा है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मंत्री जी आपके बीच में लेट आए, मगर ठंडी के महीने में अपने समाज की लड़ाई, अपने समाज का हक हिस्सा दिलाने के लिए, जिस हिस्सा को सपा ने हमारे हिस्से को खाया, बसपा ने हमारे हिस्से को खाया, कांग्रेस ने हमारे हिस्से को खाया। किसी ने हमको पिछड़ी के नाम पर वोट लिया, किसी ने दलित के नाम पर वोट लिया, किसी ने हिंदू के नाम पर वोट लिया, किसी ने क्रिश्चियन के नाम पर लिया। जिन जिन लोगों ने हमारे समाज का वोट भी लिया और वोट लेने के बाद अपने समाज को पावर दे दिया, उस समाज को पावर देने के बाद हमारे समाज को डंडा बजाने का काम किया। हम वोट सिर्फ दिए, वोट के बदले में हमें क्या मिला? सिर्फ चोट। वोट के बदले में बिरादरी केवट कमल्ला कश्यप गुड़िया बीर चाहर कहाँ प्रजापति तेली गुप्ता पढ़ाई लगा आदिवासी झालो मालो नगवंशी जलवंशी को हम लोगों ने सिर्फ वोट दिया। कभी हाथी को दिया, कभी साइकिल को दिया, कभी कमर को दिया, कभी पंजा को दिया, मगर जिनको हमने वोट दिया उन्हीं लोगों ने सिर्फ हमको चोट दिया। हमारी बिरादरी किसी ने सम्मान देने का काम नहीं किया। मगर धन्य हमारा डॉक्टर संजय कुमार निषाद, जो आपके बीच में मछुआ समुदाय के हक हिस्सा की लड़ाई लड़ने के लिए कभी आपकी आवाज को कभी रोड पर रोकते थे, कभी रेल रोकते थे, कभी मुख्यमंत्री को घेरते थे, कभी दिल्ली में जाकर प्रधानमंत्री को घेरते थे। मगर आज जब से मंत्री बन गए हैं, तब से जाकर विधानसभा विधान परिषद में आपकी वही आरक्षण की लड़ाई, जो आपके संविधान में लिखा हुआ हिस्सा, उस हिस्से की लड़ाई जब जब इनको बोलने का मौका मिलता है, तब तब आपके हिस्से की बात करते हैं। हमारे समाज के नेता बहुत बड़े मंत्री भी बन गए। मंत्री बनने के बाद सिर्फ अपने पेट के लिए उन्होंने देखा, समाज की बात नहीं सोचा। मगर धन्य है डॉक्टर संजय कुमार निषाद, ये अपने लिए कम मगर समाज के लिए ज्यादा सोचते हैं। इस उम्र में 60 साल की उम्र में ठंडी के महीने में लोग अपने घर में घुसे होंगे, मगर डॉक्टर संजय कुमार निषाद लगातार रोज का रोज आपके हिस्से की लड़ाई, आपके संविधान के हिस्से की लड़ाई, जो संविधान में लिखा हुआ मछुआ आरक्षण, वो हिस्सा में मिलना चाहिए। ऐसी लड़ाई को आपके बीच में लड़ रहे हैं। मैं सीधे समय को ध्यान में रखते हुए मैं सीधा उत्तर प्रदेश सरकार कैबिनेट मंत्री महामना डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी को मैं माइक देना चाहता। आज की इस संवैधानिक अधिकार न्याय में उपस्थित माताएं बहनें, नौजवान साथी, पिता, बुजुर्ग, निर्वाचन शोषित हमारा आमदल के सभी प्रमुख कार्यकर्ता, पदाधिकारी और आज के इस कार्यक्रम के संयोजक, यहाँ के आयोजक और इस क्षेत्र के सभी जिन्होंने इस निषाद पार्टी को, जब हम लोग 10-20 लोग बैठ कर बात किया करते थे, कभी जब जमुना निषाद, माननीय स्वर्गीय जमुना निषाद जेल में रहा करते थे, उस जेल में अस्पताल में भर्ती थे और हम लोग बैठकर कभी गेट पर चर्चा करते थे, कभी छत पर चर्चा करते थे और कभी छुप कर चर्चा करते थे।
छुप कर इसलिए चर्चा करते थे, उनको जेल बनवाने वाली शक्तियां, उनके साथ षड्यंत्र करने वाले लोग, उनको जेल भेजवाने और उनको राजनीतिक कैरियर खत्म करने वाले लोग इधर उधर छुप के रहते थे। इसलिए उस रणनीति को छुप कर हम लोग बात करते थे। ऐसे ढेर सारे साथी आज हमारे सामने बैठे हैं, कुछ लोग मंच पर हैं, व्यवस्था है मंच पर, हम लगता है कि ज़्यादा लोग हो जाएंगे टूट जाएगा, लेकिन जिसका मंच टूटने लायक जनता रहती है तो टूटता नहीं है समाज, बल्कि जुटता है, आगे बढ़ता है। तो इसलिए चाह कर भी अभी मंच पर ज़्यादा लोग नहीं बुला पा रहा, तो उसको अन्यथा नहीं लेंगे। मैं आपके बीच में पहले जैसे था आज भी हूँ। मैं मंत्री कम आपका संतरी हूँ, नेता तो नहीं हूँ, बेटा के रूप में आपके समाज की आवाज। अभी तक 70 साल का इतिहास रहा। कहते हैं हिस्ट्री द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। इतिहास राजनीति की माँ होती है। जो इतिहास से सबक नहीं सीखता उसे इतिहास सबक सिखा देती है। इस पिपराइच की जनता का दर्द पिपराइच की जनता जानती है। शायद दूसरी जनता केवल सुन सकती है, देख सकती है, इस दर्द को महसूस करने के लिए पिपराइच की जनता ही महसूस कर सकती है। क्योंकि यहाँ एक नेतृत्व देने के लिए लगातार 18 वर्षों तक कोई ऐसा क्रियाकलाप नहीं होगा जो भी राजनीति में आने के लिए कि एक बेटा मेरा विधायक जाएगा लखनऊ में, दिल्ली में जाकर एक आवाज पे प्राइस की उठाएगा। सभी समुदाय के लोग यहाँ विधायक तो बन जाते थे, अपने समुदाय की बात तो लखनऊ दिल्ली उठाते थे। हर लगभग बिरादरी, बड़ी बड़ी बिरादरियां जो होती थी, वो गोरखपुर मंडल में लगभग हर एक जाति के लोग मंत्री हुआ करते थे। और हम जब डॉक्टर थे तो उस समय लगभग दर्जन भर मंत्री मेरे आंखों के सामने से गुजरते थे। रोज कम से कम शाम को 3, 4, 5 मंत्री निकलते थे। लेकिन यहाँ के लोगों की इच्छा थी कि नहीं, मेरे समाज का भी एक व्यक्ति जाए। मंत्री क्या होता है ये खाली लाल बत्ती से जानते थे। मंत्री क्या होता है इतने जानते थे कि भाई दरोगा खड़ा रहेगा। मंत्री क्या होता है कि उतना मतलब अगर हमारे ऊपर अन्याय होगा तो मंत्री फोन कर देंगे तो दरोगा अन्याय नहीं करेगा। अगर अधिकारी मेरी बात नहीं सुनता है तो मंत्री हमारी बात सुनने लगेगा। और दूसरा उससे बड़ा, ये तो छोटा सा, उससे समाज का होता है कि देश में लोकतंत्र से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनते रहे। देश को आजाद कराने में इस भारत उत्तर प्रदेश का, गोरखपुर का बड़ा इतिहास रहा है। क्योंकि गोरखपुर में चारों तरफ नदियां हैं, तब हाईवे नहीं था, तो अंग्रेज उसी नदियों के माध्यम से आया जाया करते थे। धुआं तो हटा दो, इसी नदियों से आया जाया करते थे। इसलिए आप देखे होंगे कि ढेर सारे जगहों पर अंग्रेजों की कोठियां बनी हुई हैं। जैसे आपके पीपीगंज में, पेपेगंज, कंपियरगंज में, ये पिपराइच पिपल वन के रूप में जाना जाता है। पिपराइच जो है ये सिंघानो निषाद की राजधानी, ऋषि राजा राम की तपोभूमि। उनके 2 बेटे अंजन निषाद, जिन्होंने आज एक तारीख हम लोग बदलते हैं, नया साल मनाते हैं, जो तिथि मनाते हैं कि कब सूर्य उगेगा, कब चंद्रमा उगेगा, कब चंद्रग्रहण होगा, कै बजे उगेगा, कब लगन होगी, कब रात होगा, कब दिन होगा, टाइम। कितना दिमाग था अंजन निषाद को कि दुनिया में सबसे पहला निषाद का बेटा इस धरती पर कैलेंडर लिखने का इतिहास मेरे समाज का रहा है। इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। आप अपने इस मनोबल को तोड़ना मत। उस इतिहास को मैंने पन्नों में लिखा है, उस इतिहास की किताब लिखा, उस इतिहास को कि कभी हमारे पास सैकड़ों राजा हुआ करते थे निषादों के वंश में, लेकिन सबसे बड़े राजा के रूप में निषाद राजा। मेरे को पता भी नहीं था निषाद राजा। उससे पहले हमें एक कैलेंडर मिला था कि निषाद में राजा है, श्रृंगेरपुर कोई जगह है। वो नंदलाल जी थे, वो फिरोजाबाद के।
उन्होंने किताब लिखी थी निषाद पर, वो एक पंडित जी से लिखा था। वो खाली उसमें उन्होंने निषाद होने के नाते पंडित जी ने उन्हें आगे कर दिया, लेकिन पूरी भाषा वही थी, बस खाली निषाद नाम था, लेकिन वो जगह नहीं लिखा था। पूरी इतनी मोटी किताब थी, लेकिन बट नॉट ए प्रेजेंटेशन ऑफ द लोकेशन ऑफ द निषाद राज किला, नॉट ए सिंगल लाइन प्रेजेंटेड द निषाद राज। एक लाइन नहीं लिखा था कि निषाद राज का किला है कहाँ। किला है, निषाद राज है, गंगा पार किए, भगवान राम को उतारे, सेना दे के रावण को खत्म किया, सारा इतिहास भूगोल था, लेकिन उसमें उस पूरे बुक में नहीं पता था कि किला है कहाँ। लेकिन मैं अपने को अभिभूत हूँ, इस पिपराइच की धरती जो खुटान है, ये तो जैनपुर है, जैनपुर का ये सब कुछ मिला हुआ इलाका है, निषाद बाहुल है, इसमें आपकी संख्या भी अधिक है। यहाँ से एक बड़ी ताकत के रूप में एक विधायक बनाने के लिए, मंत्री बनाने के लिए एक लंबा इतिहास रहा। हमको लगता है इसमें 70% लोग उनको चाहे चुनाव हार गए, लेकिन हारने नहीं देते थे मन कि भाई आप भले हार गए, पैसा नहीं है, अगली बार चंदा लगा के फिर लड़ाएंगे। ये ऐसा जगह धरती है कि जो लोगों से सहयोग लेके विधायक बनाया है। इसमें सारे चेहरे हमें याद हैं, क्योंकि हम भी उसमें सहयोगी रहते थे थोड़ा बहुत। पहले तो नहीं, डॉक्टर बन के आए तब मैं सहयोगी के रूप में आया। कंपीरगंज चुनाव लड़ने गए तब भी मैं सहयोग में था। लेकिन यहाँ के लोगों की एक ही इच्छा होता था कि इस जमीन का एक बेटा लखनऊ जाए, जहाँ मुख्यमंत्री बैठते हैं, वहां बैठकर अपने समाज के लिए कलम चला के अपने समाज का हिस्सा दिला। ये यहाँ की सोच थी। बना भी दिया, मंत्री भी बना दिया, एक विभाग का नहीं, दो विभाग का, लेकिन कैबिनेट मंत्री नहीं बनाता है। मंत्री और कैबिनेट मंत्री में अंतर होता है। राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार मंत्री और कैबिनेट मंत्री में अंतर होता है। मुख्यमंत्री में प्रधानमंत्री, फिर कैबिनेट मंत्री, फिर राज्य मंत्री, फिर मुख्यमंत्री, फिर कैबिनेट मंत्री, अब तो उप मुख्यमंत्री भी बीच में आ गए, फिर कैबिनेट मंत्री, फिर राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार, फिर राज्य मंत्री। कैबिनेट मंत्री बहुत कम होते। कैबिनेट मतलब होता है एक बैठक, एक केबिन में बैठकर जो प्रदेश में जितने पैसे आते हैं, वो पैसा कहाँ खर्च होगा, किस रूप में खर्च होगा, किस लिए खर्च होगा, किस नियम के तहत खर्च होगा, किस समाज के लिए खर्च होगा, किस समुदाय के लिए खर्च होगा, कैबिनेट में निर्णय लिए जाते हैं। हमको लगता है राजनीति में पुल बनाने के लिए, सड़क बनाने के लिए तो स्कूल है, इंजीनियर आ जाते हैं। शरीर को जिंदा रखने के लिए डॉक्टर बनाते हैं, मेडिकल कॉलेज बड़ा हुआ। लेकिन इस समाज को जिंदा रखने के लिए, समाज के निर्माण के लिए, भाई सड़क बन गई तो उस पर सब चलते हैं, पुल बन गया सब चलते हैं, बीमार हो गए तो डॉक्टर हैं। लेकिन समाज बीमार है, उसके लिए कौन डॉक्टर, कौन स्कूल है। तो मैं वही बताने आया हूँ कि रात्रि में एक बार आए, उस समय जय भीम, जय ज्योति, जय भीम का नारा लगता था। मैं एक किताब लेकर इस जैनपुर में आया था। हमको लगता है बैठक थी, प्रधान जी होंगे, है ना। उस किताब को मैं पढ़ा रहा था। उस समय धर्म के खिलाफ मेरा बड़ा अभियान था, आज भी अभियान है। तब मैं तख्ते बोलता था, अभी मैं पूरे माइक से पूरी दुनिया में बोलता हूँ। अब बोलता रहूंगा जब तक जिंदा रहूंगा, जो मेरे समाज के लिए नुकसान पहुंचाने वाली बात है। उसमें एक आदमी ने विरोध किया, उसका पूरा विरोध मेरे समाज के लिए किया, हमें याद है। लेकिन उनका विरोध हमें रोक नहीं पाया। उन्होंने शिकायत भी, आइए नेताजी आए, ऊपर आ जाए, तालियों से स्वागत करो हमारे तो जिला पंचायत सदस्य निषादों ने नेतृत्व करने वाले, तालियों से स्वागत करो। ये ऐसे नहीं होता। कोई बात नहीं, बैठा, आप बैठ जाए।
अरे मैं नेता बना, हाँ बना। अरे हर वो मैं बना ना, क्या मतलब होता है? चलो बैठा। मैं वही बात दोहराने के लिए आया, आपके बीच में वही दोहरा रहा। तो मैं उस किताब को लेकर पढ़ा रहा था। बरगदई एक जगह है, पहला स्कूल, उसी में 60 मिसाल थे। अब मैंने ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाया कि ये स्थिति है, हमारा खून निषाद राज का खून है। हम पहले 5वां बड़ निषाद थे और हम इन लोगों को, बेईमानों को अपना मालिक बना लिए। हम नीचे आ गए। हम न ब्राह्मण न क्षत्रिय है, न वैश्य न शूद्र है। हम चारों नहीं हैं तो हैं कहाँ? बोलो भाई, अगर शूद्र होते तो बहन जी हमें कोई हिस्सा दे देती। बोलो भाई, तो ब्राह्मण होते तो हम ऊपर होते, क्षत्रिय होते तभी होते। तो हम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तीनों ने, चारों नहीं है। तो हम 5वां बड़ा निषाद है, वो ऊपर है। लेकिन अभी कहाँ है? नीचे है। नौकरी में नीचे है, पैसे में नीचे है। अब जिसका बाप ऊपर रहा हो और उसका बेटा नीचे हो जाए तो खराब तो लगेगा ना? अच्छा रहेगा कि बहुत खराब? तो इसीलिए मैंने अभियान छेड़ा कि इस निषाद राज के किले पर मैं संकल्प लिया 13 जनवरी 2013 को। किस बात का संकल्प लिया? जब मैं इसमें घुसा तो देखा बड़ी विसंगति है। तो मैं लोगों को जब पढ़ा के निषादों की इकट्ठा करने लगा तो मैं धर्म के नाम पर समाज के इकट्ठा करने, उस समय माननीय मंत्री, माननीय नेताजी जेल में थे। पता चला कि मिलने जुलने से राजनीति बढ़ने लगी। जिला पंचायत का चुनाव हो गया, बहुत ढेर सारे विरोधी हार गए। पता चला बड़ी साजिश हुई, विधायकी हार गए। पता चला जिससे चाहे वो जीत गया और जो चाहे, जिसे चाहे उसे जिताया, जिसे चाहे हराया। ये माननीय नेताजी के माध्यम से जो सम्मान मिला वो जीत गया, जो अपमानित करता रहा हार गया। लोगों ने उन्हें भेज दिया लखनऊ कि अगर यहाँ रहेंगे तो पूर्वांचल की राजनीति खत्म हो जाएगी, ये निषाद इकट्ठे होकर शेर हो जाएंगे, बाकी लोग कमजोर हो जाएंगे। लेकिन लखनऊ जब गए तो उनके भाई हमारे नजदीक हुआ करते थे। मैंने कहा नहीं, मैं आंदोलन करूंगा। मैं शक्ति मुक्ति महासंघ था उस समय, और उसके माध्यम से हम लोगों ने आंदोलन शुरू की। फिर वो नीम का पेड़ हुआ करता, इमली का, डीएम ऑफिस के सामने, और मेरा यही भाषण था कि मेरे समाज के नेता है, डीएम नेतृत्व करता है जिले का, उसकी पढ़ाई सरकार से पढ़ा है, सरकार के पैसे से पढ़कर डीएम बने हैं। सरकार का रुपया हमारे जनता ने दिया है। हमारी आबादी ज्यादा है तो सबसे ज्यादा रुपया हमने डीएम की पढ़ाई में दिया है। तो डीएम की जिम्मेदारी बनती है कि हमारे समाज की नेता का वकालत करें। अब मैंने इतना ही कहा था कि बहुजन समाज पार्टी की नेता होश में आ जाए कि कभी लेनिन, कभी रूस में, कभी और देशों में जो इस तरीके की हिटलर शाही राजनीति होती है, उसके नेताओं को जिंदा खाल निकाल कर उसमें भूसा भरकर घुमाया जाता था। तो कहीं ऐसा न हो कि निषाद प्रदेश का जाग जाए और निषाद को अगर अन्याय हुआ, अगर इनकी जमानत नहीं दी गई और अपराधी को जेल नहीं भेजा गया तो पूरे प्रदेश के निषाद खड़े हो जाएंगे। तो नेता का जिंदा खाल नीच कर उसमें भूसा भर के पूरे प्रदेश में घुमाने का काम किया जाएगा। ये मेरा भाषण था। उस समय वीडियो होता था कि नेता का फोटो खींचा जाता था और एक विशेष नेता के घर में पहुंचाया जाता था कि भैया देखो जमुना निषाद का साथ कौन दे रहा है, फिर उसे पता हो तो मैं बताता हूँ। उस समय का दौर था, कोई आदमी इधर भाग रहा उधर भाग रहा। मैं तो डॉक्टर था, हमें पता ही नहीं था कि ऐसा भी गोरखपुर में राजनीति है कि डर के मारे कोई आदमी खड़ा नहीं हो रहा। पता चला जब कैमरा देखे तो उधर भाग रहे, उधर भाग रहे, उधर भाग रहे। वो दशा था कि किसी का फोटो नहीं आ जाए कि जमुना निषाद के उस आंदोलन में लोग चले गए। जनता तो गई। मैं बोला, हमने कहा अगर 1 महीने के अंदर जमानत नहीं होती है तो अगली बार जनता हथौड़ा लेके आएगी, टांगी लेके आएगी, कुदाल लेके आएगी, ये डीएम का घर ढहा दिया जाएगा और जेल का दरवाजा तोड़ दिया जाएगा। ये मेरा भाषण था।
इमली के पेड़ के नीचे कोई होगा तो देख लेना। लोग पागल हो गए, क्या तो और होगा, गड़बड़ हो जाएगा, सब फंस जाएंगे। अरे हमने कहा अरे यार, देश को आजाद कराने के लिए करोड़ों लाखों लोगों ने कुर्बानी दी है, देश का संविधान बना है, कानून बना है। जब हम डॉक्टर हैं, हम तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट, भाई डॉक्टरी हम पढ़े हैं, जूरिस्प्रूडेंस टेक्नोलॉजी हम पढ़े हैं, कैसे कैसे मृत्यु सत्य होते हम पढ़े हैं। जब जमुना निषाद का टाइम पहुंचने का उनका जीपीआरएस नोट था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके गोली चलने के टाइम में आधे घंटे 25 मिनट का अंतर था, तो गोली पहले चल गई और 25 मिनट बाद वो पहुंचे, तो कैसे वो गोली हो गए, कैसे 302 मुलजिम हो गए। उसके आधार पर चाहे बाद में हो, लेकिन फैसला तो अभी हुआ, जमुना निषाद बरी हुई। लेकिन इससे आज के दिन में समुदाय अनाथ था, किसी को तो नाथ बनना होता। आपके जमुना निषाद के सपने को पूरा करने के लिए आपका बेटा डॉक्टर संजय पूरा हो गया, आ गया है, पूरे प्रदेश के निषादों को जगा रहा है। आज 37 दिन हो गया, 37 दिन लगातार मैं चल रहा हूँ पूरे प्रदेश में। जमुना निषाद के पास एक ही गाड़ी हुआ करती थी, बेचारे उस गाड़ी से चलते थे और कोई घर नहीं बाकी होता था कि जहाँ न्योता मिले, चाहे 5 बजे रात को पहुँचते थे। वो उस समय का दौर था, लोग देखना चाहते थे नेता को, मजबूरी थी कि नहीं देखते तो लोग कहते नहीं ये नेता हमारे नहीं है। हमारे लोगों के ऊपर आधा, जहाँ मैं डिस्पेंसरी में रही थी पादरी बाजार, मुस्लिम के आधा किलो भूजा देकर वोट लेते थे, एक पौआ दारू पिलाकर पूरे इस समुदाय के ऊपर बिकाऊ पियाऊ का लेबल लगा था पिपराइज का। लेकिन मैं धन दूंगा इस पिपराइज के अब कार्यकर्ताओं को कि बिकाऊ पियाऊ का लेबल हटा दिया, जमुना निषाद के बाद हमें भी जिता दिया। यहाँ जिस संसदी को उन्होंने जीता था, जीते हुए को हराया गया था, 7,000 से हराया गया था, लाइट बुझा कर हराया गया था, जनरेटर बुझा कर हराया गया, लाठी चार्ज करके हराया गया था। लेकिन आप लोगों के सहयोग से, रणनीति से, क्योंकि युद्ध रणनीति से जीता जाता है, उस सपने को मैंने 2018 में प्रवीण निषाद को जिता के आपने पूरा किया है। तो जो भी हुआ है पूरा हुआ किया, जो वादा हुआ पूरा हुआ। मैं आपको वादा करता हूँ कि पक्का आपका वादा पूरा होगा। ये आरक्षण जो है उस किताब दे दो भैया, मांगना पड़ता है, एक तो दे दो खाली, और पढ़े लिखे लोगों को फ्री में दे दो, ये साथियों को दे दो। और वहाँ 40-50 किताब मंगा दो इनको, जो मंच पर बैठे लोग हैं। ये देखो मैं एक किताब लेके आया, आज मैं डीएम साहब को बुलाया था, मैं एसएसपी को भी बुलाया था, दोनों साहब लोगों को बुलाया था। हमें साहब नहीं कहना चाहिए, लेकिन साहब हैं, कहना पड़ेगा, है ना, जनता। मैंने दोनों किताबें दी दोनों लोगों को, हमने कही पढ़ लीजिए। और आपके पास लोग बहुत दलाल आते हैं हमारे खिलाफ बोलने के लिए, बहुत लोग आपके पास जाते हैं उल्टा सीधा बताने के लिए। बहुत लोग हैं जो निषादों पर खुद अन्याय कराते हैं और अपना फोटो खिंचाने के लिए दौड़ के जाते हैं, फिर उधर से अन्याय कराते हैं, इधर से फोटो खिंचवाते हैं, फिर जाके हम फोन करते हैं रात में, तो फिर वहाँ मुकदमा नहीं होता है। तो मैं उनके खिलाफ मैं काम कर रहा हूँ। आज के दिन में यह देख लो, मैंने आंदोलन किया, चमार भाइयों ने आज से 5 साल बाद उनके आरक्षण के साथ छेड़छाड़ हुआ था, रोड पर आए थे, घेर लिया था भाजपा को, 12 लोग मारे गए। आज उनका आरक्षण छीनने की हिम्मत कोई नहीं करता है। आज के दिन में ध्यान देना, हमारा भाई एक मारा गया, सब लोग पागल हो गए। एक नहीं, अब बंदूक में ताकत नहीं है, अब बटन में ताकत है। बंदूक में ताकत है कि बटन में ताकत है? बोलो भैया। तो चमार भाइयों ने बंदूक उठाया कि बटन दबाया? बोलो। बटन दबाया। गोली में ताकत है कि बोली में? तो जय भीम बोलकर पंडित जी ठाकुर साहब को घायल कर सकता है। बोलो भैया। जिसके पाँव में जंजीर हुआ करती थी, उसके माँ बहन बेटी के पाँव में पायल आ सकता है, तो भैया क्या हो सकता है? सीख लो न। चमार भाई की इज्जत अपमानित किससे सुरक्षित हुआ? संविधान से। उसका बेटा, उसकी बेटी, उसका जमीन जायदाद नौकरी बेईमानों ने दिया कि संविधान ने दिया? मुंह से बोलो, हाथ उठा के बोलो, मुंह से ताकत से बोलो।
तो हमारा कौन देगा? बेईमान की संविधान। कितने लोग संविधान उठाने के लिए तैयार? बोलो जय निषाद राज। यही संविधान की किताब आपके पास लाया। आज मैं सताया अपमानित इसीलिए होता हूँ कि लड़ाई, मैं डॉक्टर हूँ। जब कोई अबोध बालक को डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है, डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, तो डॉक्टर जब इंजेक्शन लगाता है उसे रोग ठीक करने के लिए, चोट ठूट हो जाए, तो वो बालक क्या करता है? 10 गाली देता है डॉक्टर को, है ना, अपमानित करता, सम्मान देता है क्या? लेकिन जब रोग आता तो कहता डॉक्टर साहब जान बच गया। तो उसी तरीके से ये गरीबी एक बीमारी है। चमार भाई की गरीबी एक बीमारी थी। 3000 वर्ष से कोई चमार बगल में नहीं बैठ सकता था। ऊपर बतिये छोड़ दो, नीचे नहीं बैठने की हिम्मत थी। अगर बाबू साहब ठाकुर साहब कहते थे यहाँ आ जाओ, तो कहता था साहब हमारी है जगह है। मतलब जबरदस्ती नहीं, ये सामाजिक रूप से उसकी सोच में बोल दिया गया था। क्या कह दिया गया था? दो सोच। देखो चमार भाई का कांशीराम ने क्या बदला? क्या बदला? यादव भाइयों का मनी मुलायम सिंह ने क्या बदला? बोलो भाई। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंडित जी का क्या बदला? तो डॉक्टर संजय आपका क्या बदलने आए हैं? भाई कसम खा लो नहीं बदलना है, और हम भी कसम खाए हैं बदलना है ना। जिस चमार भाई का सोच बदल गया आज वो सुख भोग रहा है, और जिस चमार भाई का सोच नहीं बदला आज दुख भोग रहा है। जिसका जिसकी सोच बदल गई वो महल में है, और जिसकी सोच नहीं बदल दलदल में है। तो जिस निषाद का सोच बदल जाएगा वो महल में हो जाएगा, और जो नहीं बदलेगा, जो दलाल के चक्कर में वो दलदल में रहेगा, और जो दल में आएगा वो महल में रहेगा। मैं ठीक कह के जा रहा हूं, मैं 24 घंटे काम करता हूँ। अब बल का नहीं बुद्धि की जरूरत है। इस देश में अब बल से नहीं लड़ाई होती है, अब बुद्धि से लड़ाई होती है। बल से लड़ाई हो गई गांव में तो वकील पकड़ते हो, बुद्धि से लड़ाई होती है लखनऊ गोरखपुर में कचहरी में। वहां बलवान वहां अखाड़ा को जाएगा कि साहब ये पटके हैं हम भी पटकेंगे। वहां तो बुद्धि से लड़ाई होती है ना। इस देश में बुद्धि से लड़ाई होती है। ये बुद्धि, संविधान क्या है? बुद्धि है। ये बुद्धिमान लोगों की खोज है। इसमें लिखा, हाथ उठा के बोलो क्या बदल रहे हैं। तो मैं इतने तबाह आता हूँ, क्या सोच है कि मैं जब एयरपोर्ट पर उतरता हूँ, हमको लगता है देश का ऐसा नेता हूँ तुम्हारे समाज का कि बड़े कोई प्रदेश का एयरपोर्ट नहीं होगा जहां मैं उतरा ना। कोई प्रदेश हो, छोटे एयरपोर्ट तो अब शुरू हुए हैं जहाँ छोटी जहाज उतरती है। जब उतरता हूँ तो मैं पेशाब करने जाता हूँ। भाई 2 घंटे बाद जाएंगे पेशाब या चलने से पहले। तब तक इतना हमारा लोग फेसबुक पर हमारा भाषण सुन चुके हैं, इतना गुस्से में रहते हैं, इतना खुश रहते हैं कुछ लोग कि जैसे देखा जय निषाद राज। हमने कहा यहाँ क्या कर रहे हो? भाई नहीं तुम निषाद हो? क्या? हाँ साहब निषाद है। यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ साहब BA किए हुए हैं, MA किए हुए हैं, अब कुछ नौकरी नहीं मिली है, यही प्राइवेट नौकरी है, पाखाना साफ करा रहा हूँ नौकर। तो कितना आत्मग्लानि होती है हमें कि निषाद राज के किले पर जाता हूँ तो वहां एक निषाद राज का खून पाता हूँ। यहाँ आता हूँ तो अपने बेटे को नौकर पाता हूँ। और वही चमार भाई के बेटा नौकर है कि नौकरी? बोलो नौकर की नौकरी। आज कानून है 8 अगस्त 1950 का, अगर चमार भाई के बेटे को नौकर को जबरदस्ती बना ले तो जाएगा जेल, नहीं होगा बेल, उसे मिलेगा 10 लाख रुपया। ये है संविधान का खेल। तो ये सोच है। तो मैं इधर आया हूँ कि इसमें देख लो, मैं एक किताब लिखा हूँ 13, ये 14वां किताब है। इस किताब में सहयोग करने वाले मुन्ना लाल जी हैं, दुर्गा लाल जी हैं। ये भी सताए जाते हैं अधिकारियों द्वारा, चाहे इतना समय देते हो तुम लोग किताब कापी में, और तमाम साथी हैं। इसमें लिखा हुआ है कि मछुआरों को 1931 से 91 तक SC में गिनती और मझवार और तुरैया का अनुसूचित जात का प्रमाण पत्र मिलता था।
व्हाट द एससी, व्हाट द अनुसूचित। अनु मतलब नीचे, सूचित मतलब सूचित किया जाएगा। क्या सूचित किया जाएगा? कि तुम्हारी जो सोच नीच की है, क्या सूचित किया जाएगा? कि धर्म के सहारे तुम्हारे दिमाग में विचार डाल दिया गया कि पिछला जन्म बहुत खराब है, वो खराब जगह पैदा हो गया तो चमार भाई हो गया सबसे खराब काम, गंदा वाला। जिसका पिछला जन्म थोड़ा कम खराब है वो बीच में पैदा हो गया, वो नीच है। लेकिन जिसका पिछला जन्म अच्छा है वो ऊंच है, जिसका पिछला जन्म अच्छा वो अमीर है, जिसका पिछला जन्म खराब था वो गरीब है। ये सोच था। लेकिन संविधान कहता ऐसा नहीं है। जो वोट पाएगा वो बड़ा रहेगा, जो वोट नहीं पाएगा वो बड़ा नहीं रह पाएगा। लेकिन संविधान और कहता है कि संविधान में लिखा लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन ऑलरेडी चूजन बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसमें लिखा हुआ है कि जो सोच है कि अपर कास्ट द चूजन बाय गॉड एंड रिच मैन द चूजन बाय गॉड, अदर कास्ट द रिटर्न बाय गॉड, बट नॉट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। The leatherman, washerman, fisherman already chosen by Constitution of India. ये leatherman, washerman, fisherman ये संविधान में सबसे ऊपर किए गए हैं। ये हमेशा ऊपर रहेंगे। संविधान में ऊपर रहने का जगह दिया गया है। नौकरी में ऊपर रहोगे, पैसे में ऊपर रहोगे, जमीन जायदाद में ऊपर रहोगे, सम्मान में ऊपर रहोगे। इसी सहारे चमार भाई नीचे हैं कि ऊपर है? बोलो, नीचे है कि ऊपर है? बोलो भैया, अरे डरो नहीं, नीचे है कि ऊपर है? हम कुछ लेके नहीं जा रहे हैं। आप अपना पैसा ऐसा रखा रहिएगा। पहले चंदा वंदा खूब देते थे, अब कहते मंत्री हो गए, देने की क्या जरूरत है? ऐसा नहीं है। लेकिन हम पैसा लेने नहीं आए हैं, हम आपको सही जानकारी देने आए हैं, हम आपको सही रास्ता बताने आए। मैं मार्गदर्शक हूँ। कांसी राम ने कुछ दिया नहीं चमार भाई को, एक ऐसा रास्ता बता दिया कि इस रास्ते पर चलोगे तो दर दरिद्र बनोगे। इस रास्ते पर चलोगे तो चलते ही तुम्हारा बेटा, इस रास्ते पर चलोगे तो तुम्हारा बेटा सरकारी पैसे से पढ़ेगा और सरकारी नौकरी पाएगा। इस रास्ते पर चलोगे तो हरवा हो जाओगे, इस रास्ते पर चलोगे तो हाकिम हो जाओगे। तो कौन सा रास्ता लिया भाई चमार भाइयों ने? हलवा बनने वाला कि हाकिम बनने वाला? बोलो भाई, तेज बोलो। बोलोगे नहीं तो काम नहीं चलेगा। हलवा बनने वाला कि हाकिम बनने वाला? ये संविधान क्या बनाएगा, हलवा कि हाकिम? तो उन्होंने कहा भाई इस रास्ते पर चलोगे, बाबा की बात मानोगे तो हलवा बनोगे। अगर बाबा गुरु बाबा की बात मानोगे तो हलवा पैदा होगे, और अम्बेडकर बाबा की बात मानोगे तो हाकिम बनोगे। तो किसकी बात माना भाई, बाबा की अम्बेडकर बाबा की? बोलो, अरे तेज बोलो भैया, दोनों हाथ उठा के बोलो। वो अम्बेडकर को बाबा मान के हाकिम बन गया, और हम गुरु बाबा के मान के मजदूर बन गए। मजदूर बनना है कि मालिक बनना है? बोलो, मजदूर बनना है कि मालिक बनना है? अगर जो देखो भाई, अगर पुराने वाले रास्ते पर चलोगे तो आपका बेटा पक्का नाती पनाती मजदूर बनेगा। लेकिन ये संविधान के रास्ते पर चलोगे तो आपका बेटा सरकारी पैसे से पढ़ेगा, सरकारी नौकरी करेगा, पढ़ते ही पढ़ेगा और खजाना पाएगा। इसमें लिखा हुआ है। ये संविधान का पन्ना मैं दे रहा हूँ, किताब तो दे दो ना, नहीं तो कहेंगे नेताजी भाषण देख चले गए। ये पन्ना दे दो इनको, जो पढ़े देखते कहाँ किताब ला भाई गाड़ी में से। अच्छे सब कंजूस हो गए। अरे यार 35 दिन से बांटा कोई तो कितना बांट रही है। तनख्वाह 1,32,000 मिलता है, और पहले डॉक्टर था तो रोज 1 लाख कमाता था। अब बोलो भाई 30 गुना तो इसे गरीब बना दी। एक बार बोलो जय निशादरा, दिल से बोलो जय निशादरा। अरे जय भीम वालों ने हिस्सा पाया कि नहीं पाया? तो जय निषाद राजाओं को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं बोलोगे तो मिलेगा क्या? तो कितने लोग बोलने के लिए तैयार है? बोलो जय निषाद राज। ऊपर के मन से कि दिल से? कच्चा वाला कि पक्का वाला? पक्का।
भैया लोग दे देना तनख्वाह मेरे भैया। पन्ना उल्टो सही सही एक गांव गांव पहुंचाना है। लो मैंने कसम खाया कि जितनी तनख्वाह मिलेगी ये जनता की तनख्वाह और जनता को बंटाऊंगा। लो भाई नेताजी को जरूर दे दो, नीचे ले लो, लाख दे दो भाई। एक मिनट सुनिए, मैं अभी दे दूंगा। अरे शांत रहिए। अरे भगत जी चला शांत रहा। भगत का मतलब जानते हो, अगले जन्म में सुख चाहिए नहीं। जो चंदन लगा लिया क्या जाए, इस युग में सुख चाहिए अगले युग में। हम कह रहे इसी युग में ले लो, है ना। मैं इतना कहूँ चमार भाई होते हैं, ऐसा रास्ता जाल था, उस जाल को तोड़ के माल ले लिया, है ना। ये देखो भाई क्या इसमें देखो 29 नंबर पेज निकालो, ध्यान से सुनो भाई। क्या पीछे क्या हो रहा भाई? दरोगा जी सबको आगे करो भाई। क्या कर रहा है? कोई वीडियो खींच के भेज देगा, नौकरी खत्म तुम लोगों को। और क्या मतलब था? ये ठीक नहीं है ना। मान लो धक्के देख मार देंगे सब, सामने आ जाओ। देखो ये संविधान का 29 नंबर पेज लिखा है, भारत के संविधान में अनुसूचित जातियां, ऊपर है चौथा लाइन, ऊपर का 5 2 3 2 5 छठवां लाइन। 29 नंबर पेज नहीं है क्या उसमें? अरे यार पेज वाला लाओ ना, नई वाली किताब। ये क्या करा रहे भाई बाबूराम? वो लगता है मिसाल है ना, 5 बजे के बाद पौवा चाहिए। ड्राइवर पौवा खोजने चला गया होगा, क्या करोगे? वही है, कहाँ सलाह पढ़ा दिखा दे। पढ़े लिखे लोग अभी डर रहे हैं, साथी नहीं दे रहे, पता नहीं मिली कि नहीं मिली। उन्होंने कहा ना मिली चाहे नहीं मिली, हम तो बाटी संगरी से। एक बार बोलो भाई जय निषाद। ये पन्ना है संविधान का, निकाल लो। इसमें लिखा हुआ है, विश्वास कर लीजिए। जैसे चमार भाइयों ने कांशीराम पर आधा विश्वास किया कि पूरा। बोलो भाई, आधा बात माना कि पूरा? तो आप आधा बात मानोगे कि पूरा? तो पूरा बात मानो। तो इसमें लिखा है 29 नंबर 24 नंबर पर चमार है, 30 नंबर पर धोबी है, 53 नंबर पर मझवार है। हुआ मझवार। इसमें दाहिने देखो, दाहिने, फिर एक पन्ना और उलट देंगे, एक पन्ना उल्टी है। फिर ये संविधान आपको कमजोर बनाएगा कि शेर? चमार भाई संविधान के सहारे कमजोर हो गए कि शेर? पहले जब संविधान नहीं मानते थे तो बाबा की बात मानते थे, तो अपने बेटे कहते थे बाबू पिछला जन्म बहुत खराब रहा लो, नाते खराब जगह पैदा हो गई बाटी। हमने जितने बड़का का सेवा करबा, जितने लात खावा इज्जत लुटैबा, आधा रोटी खावा आधा पेट खा के सुत जावा, लात खावा फटा पहनबा, झोपड़ी में रहबा तो अगला जन्म स्वर्ग हो जाएगा। इसलिए वो नीचे रहता था। लेकिन जब उसके नेता ने बताया कि अरे इसी युग में स्वर्ग है तुम्हें, ये संविधान में लिखा हुआ है कि तुम्हारा बेटा स्कूल जाएगा। कहना क्या है? कहना बाबा ने कहा है कि जितने उठाओगे गंदा बनोगे अंधा, उठाओगे मेरा झंडा और खाओगे पीठ पर डंडा तो अगला जन्म स्वर्ग मिल जाएगा। तो वो उठाता था कांग्रेस का झंडा और बनता था अंधा, सर पर उठाता था गंदा और खाता था पीठ पर डंडा। यही था ना भैया। कांशीराम ने कहा अरे बंद कर, उठाओ अपन डंडा, ओमे लगाओ नीली का झंडा, है और बंद करो बेईमानन का झंडा, और न खा पीठ पर डंडा और बंद कराओ बेईमानों का धंधा। जमुना निषाद भी जीते तो किसके सहारे? बोलो किसके सहारे? इसके मतलब वह बाबा को हरवा देते थे। बोलो भाई, लेकिन अम्बेडकर बाबा वाले हरवा दिया कि जितवा दिया? बोला हो, तेज बोलो ना, बोला हो, बोला। तो इसके मतलब कौन बाबा ठीक है, ये वाला कि अम्बेडकर बाबा? तो अम्बेडकर बाबा क्या लिखे हैं? संविधान क्या लिखे हैं? तो चमार के साथ साथ आपको भी लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं? बोलो हो। अरे 24 नंबर पर चमार है और 30 नंबर पर धोबी है और
53 नंबर पर मझवारा। इसमें लिखा क्या है कि चमड़े का काम करने वाला चमार, कपड़ा धोने वाला धोबी, नदियों में काम करने वाला, मछली मारने वाला, अंग्रेजों मुगलों को मौत के घाट उतारने वाला, भगवान को राम को पार उतारने वाला का नाम है मझवार। क्या नाम है? बोला हो भैया, तुम दिल से बोल रहे। खजाना का नाम क्या है? मझवार। नौकरी का नाम क्या है? बोला हो। तो मोची का सर्टिफिकेट मांगता है कि चमार का? बोला हो। बरेठा किसका मांगता? बरेठा का कि धोबी का? तो हमें केवट मल्ला चाहिए कि मझवार? बोला हो। तेज बोला। यही नाते पढ़े नहीं देता तोहरे लेके मन के, क्योंकि इसमें लिखा है कि चमार भाई का बेटा स्कूल जाएगा, सरकारी पैसे से पढ़कर सरकारी नौकरी पाएगा, स्कूल जाएगा, हर महीने वजीफा पाएगा, पढ़ने के बदले खजाना पाएगा। पहले क्या था? उसका बेटा साफ करता था पाखाना, और संविधान में क्या लिख दिया? खजाना। कि स्कूल भेजो, मत साफ कराओ पाखाना, और जाके स्कूल से लेके आओ खजाना। तो चमार भाई क्या पाखाना साफ कराया कि खजाना? बोला हो। तो सुधर गए तो हम पास कहिया सुधर बा। यह कहे आए बाटे हम, और कुछ लेवे नहीं आए बाटे। ये जो चौराहा है यही तय होता है कि पिपराइच से कौन विधायक होगा, और तय करेगा कि कौन मंत्री और कौन मुख्यमंत्री होगा। ये चौराहा ऐसा नहीं है, चौराहा है, समझ लग नहीं। यही तय होता है। पॉलिटिकल स्टेशन कहते हैं इसको। सब नेता गाड़ी ही रुकती है ना, चाहे भाजपा का है, चाहे सपा का है, चाहे बसपा का है, चाहे डॉक्टर संजय को, क्यों एक बार बोलो जय निषाद राम। देखो चमार भाइयों का 67 नंबर पेज पर है, इतने जातियों की गिनती होती है। मैं इतने कहूंगा इसमें क्या लिखा हुआ है। चमार भाई क्यों गुस्से में आए ले लिया? क्योंकि इसमें लिखा है कि तुम्हारे बेटे को कोई कहेगा चमरा, कोई कहेगा धोबिया, कोई कहेगा केवटा, कोई कहेगा मल्लावा, तो जाएगा जेल, और नहीं होगा बेल। उसको मिलेगा 10 लाख रुपया। ये है इस संविधान कानून का खेल। तुम्हारा भाई अपनी सुरक्षा ले लिया कि नहीं ले लिया? बोलो ले लिया कि नहीं ले लिया? हमारा ले लिया कि छिनवा दिया? हम लोगों ने खुद बटन दबा के छिनवा दिया। ले जाओ, इज्जत लूटो। इसमें लिखा हुआ है कि चमार भाई की बेटी को कोई बोलेगा, अंगुली दिखाएगा, उसकी इज्जत लूटने का प्रयास करेगा, अश्लील हरकत करेगा, तो जाएगा जेल, और नहीं होगा उसकी बेल। उससे बेटी को मिलेगा 10 लाख रुपया। ये है संविधान का खेल। 12,000 वोल्ट करंट लग गया। जो उसकी इज्जत लूटने वाले थे वो 12 कोस दूर हो गए। कहा भैया छोड़ दो, अब जेल नहीं जाना है। बोलो भाई, अपमानित हो गया चमार भाई कि सम्मानित हो गया? बोलो। और निषाद क्या हो रहा है? बोला हो। तो अपमान लेने वाला बटन दबा रहे हो, अब सम्मान लेने वाला बटन दबा रहा है चमार भाई। यही बता रहा हूँ कि आज के दिन में कोई प्रचार नहीं है, कोई पोस्टर नहीं, कोई बैनर नहीं है। वो प्रत्याशियों लोगों ने ही जाना था, तब वो कहता नहीं हमार क्या है, हाथी है। कहाँ बटन दबाता है? कहाँ दबाता है? कहाँ दबाता है? बैठा दो दादा को। क्या करे? बैठा दो, बैठा दादा। ये बताइए, इस संविधान में आपका सुरक्षा है कि नहीं है? बोलो है कि नहीं है? बोलो है कि नहीं है? अगर सुरक्षा है तो लुटाना है कि लाना है? बोलो भाई। आज जो लूटने वाले उन्हें भोजन कराना है कि भगाना है? बोला हो। जो लूटने वाले हैं उनकी रैली लगवानी है, उनकी रैली में जाना है, उनको खूब बढ़िया पानी पिलाना है कि भगाना है? तो चमार भाई काम चले जाओ ना, चले जाओ। क्यों? कहते हैं सब इज्जत लूटने वाले, भगाओ नहीं। उनके यहाँ राजनीतिक एकता है कि नहीं है? बोलो है कि नहीं है? वो जान गया कि कौन लूटने वाला है, कौन बचाने वाला है।
आप लोग भी समझ जाएंगे कि नहीं समझेंगे। इसमें देखो मैं आपके लिए क्या करके आया हूँ, क्योंकि आप लोगों को लोग भ्रमित करते हैं। आराम से वही भी मैंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली पत्र लिखा। दिल्ली ने पहली बार 70 साल में अगर कागज मिल जाए, 60 साल बाद चकबंदी हो, आपका पुराना ठेका उका कागज कहीं दिखा बाप का मिल जाए कि आपके नाम 5 एकड़ जमीन है, तो उसके मुकदमा लड़के लेते हैं कि नहीं लेते हैं? छोड़ देते हैं। अगर ये कागज में लाख दे रहा हूँ तो लेना है कि नहीं लेना है? ये कागज है कि दस्तावेज है? बोलो, ये किताब है कि भविष्य है? इसको ले जाओ घर पर, दिखाओ पैमानों को, भाजपा वालों को दिखाओ। अगर दोगे तब तो वोट लोगे, नहीं दोगे तो वोट नहीं पाओगे। सपा वालों को दिखाओ तो लूटने वाले हो, भाग जाओ। बसपा वालों को दिखाओ तुम लोग लूटने वाले हो, भगाओ उनको। ये कागज दिखाओ उन्हें। 29 नंबर पेज दिखा देना, फिर दिखा देना। योगी जी को पत्र लिखा मैं, योगी जी ने दिल्ली लिखा, दिल्ली वाले लिख कर दे दिया केवट मल्ला क्या है? मझवार। अब बोलो भाई, केवट मल्ला मझवार अनुसूचित जात के हकदार लिख के दे दिया। अब उसे लेना है कि नहीं लेना है? लेने वाले लाइन में आओगे तो पाओगे, और लुटाने वाले लाइन में खड़े हो तो कैसे पाओगे? तो लुटने वाले कौन लोग हैं यह देख लो। देश में संविधान में अधिनियम है, अधिकारियों के लिए नियम बताया गया कि इसी नियम के तहत इनको अधिकार देना है। उस अधिनियम का मतलब है कि इसी नियम के तहत इस जनता को इस अधिनियम के तहत इन्हें हिस्सा देना है। तो धारा 341 में लिख दिया गया कि राष्ट्रपति द्वारा 8 अगस्त 1950 को एक अधिसूचना जारी की गई है, अधिकारियों के द्वारा सूचना जारी की गई है कि चमड़े का काम करने वाला चमार वो उसका बेटा स्कूल जाएगा तो स्कॉलर रजिस्टर में जाति में 3 कॉलम है संविधान में। जाति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामान्य जाति। उसमें चमार का बेटा आएगा, चमड़े का काम करने वाला आएगा तो जाति के कॉलम में अनुसूचित लिखना, उपजाति के कॉलम में चमार लिखना। अगर धोबी का बेटा आएगा तो जाति के कॉलम में अनुसूचित लिखना, उपजाति के कॉलम में धोबी लिखना। उस अधिकारी को सूचना दी गई थी कि जब निषाद का बेटा आएगा केवट मल्ला का तो जाति के कॉलम में अनुसूचित लिखना, उपजाति के कॉलम में मझवार लिखना। अगर कश्यप कहार का बेटा आएगा, धीवर रैकवार बाथम का बेटा आएगा तो जाति के कॉलम में अनुसूचित लिखना, उपजाति के कॉलम में तुरैहा लिखना। ये अधिकारी को अधिसूचना जारी है। लेकिन एक अलग सूचना जारी कर दिया हाथी साइकिल पंजाब वालों उत्तर प्रदेश में। राज्यपाल की सूचना आ गई, दिल्ली की सूचना को गायब कर दिया, राष्ट्रपति के सूचना को गायब कर दिया, हमारे लोगों के नेताओं को मरवा दिया। ये सूचना नेता पहुंचाता है, नेता नहीं बेटा पहुंचाता है। महेंद्र सिंह राजपूत, धनीराम वर्मा, रघुवर दयाल वर्मा तुम्हारे समाज के नेता थे। जब जो है मनोहर लाल निषाद तुम्हारे समाज के नेता थे, जोरी बिन तुम्हारे समाज के नेता थे, कश्यप कहार जो है महेंद्र सिंह राजपूत, धनीराम वर्मा, रघुवर दयाल वर्मा, मनोहर लाल निषाद, जयपाल कश्यप, जोरी बिन तुम्हारे समाज के नेता थे। फूलन देवी तुम्हारे समाज की नेता थी, जमुना निषाद तुम्हारे समाज के नेता थे। उनके माध्यम से सूचना देना था। वो जिंदा है कि मारे गए? मुंह से बोलो भाई, अपनी जगह पर खड़े हो जाओ। जिंदा है कि मारे गए? बोलो, जिंदा है कि मारे गए? जो तुम्हारे समाज की सूचना वाले देने वाले नेता हैं, अधिकार दिलाने वाले नेता हैं, वो जिंदा है कि मारे गए हैं? इन पार्टियों ने छोड़ा कि मार दिया? क्या किया? क्या किया? क्या किया? तो डॉक्टर संजय का भी नंबर लगाया, मैं सूचना देने आया हूं। हमें मरवाना चाहते हो? बोलो भाई, तेज बोलो। ये दलाल तुम्हारे नेताओं के ही दलाल मरवाए। यही दलाल है ना जो बसपा में थे, कांग्रेस में थे, आज इस समय भाजपा में है। बोलो भाई, जो जमुना निषाद को मरवाने वाले नेता दलाल पहले किस में थे? हाथी में थे, किस में थे भाई? अब फिर भाजपा में आ गए। तो भैया, जिंदा रहने के लिए बुद्धि चाहिए, रणनीति चाहिए, सेना चाहिए। तो डॉक्टर संजय को मरवाना चाहते हो कि बचाना चाहते हो?
तेज बोलो हाथ उठाकर, पक्का? तो बचाना चाहते हो तो डॉक्टर संजय की सेना बनानी पड़ेगी। लुटाने वाला हिस्सा कि लाने वाला? बोलो भाई। तो दिल्ली की सूचना है कि हमारा बेटा नौकरी करेगा, दिल्ली की सूचना है कि निषाद की बेटी को कोई अंगुली दिखाएगा तो साला जाएगा जेल, नहीं होगा बेल, उससे मिलेगा बेटी को 10 लाख रुपया। ये हमारे संविधान का खेल। हमारे समाज की बेटी की इज्जत सुरक्षित है, हमारी जमीन जायदाद नौकरी सुरक्षित है। ये बेईमानों ने हमारा लूट लिया। लुटाने वाले हमारे साथ आते हैं, लूटने वाले हमारे समाज को बना रहे अंधा, चला रहे अपना धंधा, पीठ पर बजा रहे डंडा। यही देखो भटक चौकी होगी, एक निषाद का बेटा उसमें सिपाही नहीं होगा, यही गुलरिया होगा, एक बेटा तुम्हारा सिपाही नहीं होगा, दरोगा नहीं होगा, एक लेखपाल नहीं होगा, एक तुम्हारा बीडीओ नहीं होगा, एक जो है तहसीलदार नहीं होगा, एक डीएम एसडीएम नहीं होगा। क्या अपने बेटे को मजदूर बनाना है कि मालिक बनाना है? तय कर लो, नौकर बनाना है कि नौकरी चाहिए तुम्हें? हाथ उठा के बोलो, क्या चाहिए? नौकरी, नौकर की नौकरी। अगर नहीं मेरी बात मानोगे तो तुम्हारा बेटा उठाएगा टोकरी, ये बेईमान तुम्हारा लूट के ले जाएंगे नौकरी। क्या चाहते हो, तुम्हारा नाती पनाती टोकरी उठाए कि नौकरी? बोलो। तो मैं कौन सा गलत काम कर रहा हूं भैया? अगर ये आवाज उठाने के लिए सांसद नहीं रहेगा दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में विधायक नहीं रहेगा, कैबिनेट में डॉक्टर संजय नहीं रहेगा, बोलने वाला बुद्धिमान किताब नहीं लिखेगा, भाषण नहीं देगा, दहाड़ेगा नहीं, इन बेईमानों को पर्दाफाश नहीं करेगा, तो मेरा समाज का हिस्सा मिल पाएगा क्या? बोलो भैया, लेना है कि नहीं लेना है? तो 7 जून 2015 को कोई आदमी बोल रहा था पीछे कि वो अखिलेश का क्या हुआ। एक आदमी बोल रहा था अखिलेश का क्या हुआ, अखिलेश जी ने सांसद बनाया, वही पीछे बोल रहा था। मैं पूछना चाह रहा हूं कि ये 7 जून 2015 को मैं रेल रोका था, मालूम है ना? नहीं मालूम? मालूम है ना? 7 महीने जंगल में था, नहीं मालूम है क्या? हाँ? जिंदा लाओ चाहे मुर्दा लाओ, डॉक्टर संजय को लाओ। बहुत बड़ा बदमाश है, डॉक्टर से बदमाश हो गया है। मैं उनके समाज का हिस्सा दिलाने के लिए, ये पन्ना लागू कराने के लिए मैं गुंडा हो गया। मेरा ही भाई मारा गया, मैं ही 302 मुलजिम हो गया। पुलिस ने गोली चलाई, जमुना निषाद मुलजिम हो गए। बोलो भैया, फूलन देवी ने पार्टी बनाई, जब तक साइकिल दबाती रही तब तक जिंदा, और जैसे पार्टी बना लिया तैसे मार दिए गए। तो डॉक्टर संजय भी पार्टी बना के आए हैं, टोपी झंडा नारा लेके आए हैं। हिस्सा लेना है कि नहीं लेना? बस 1 मिनट। तो 7 जून 2015 को इसमें पेज नंबर 41 पर है कि हम पिछड़ी से निकाल दिए गए हैं। पिछड़ी से अगर निकाल दिए गए, राज्यपाल ने इसमें आदेश कर दिया है, तो 27% हमारे पिछड़ी से निकाला जाए और 9%, 27% में 9% निकाला जाए, 9% SC में डाला जाए, हमारा संविधान का मिला हुआ हिस्सा दिया जाए। ये हमारी मांग और कोई मांग नहीं है। इसको अगर लेना होगा तो मेरे साथ होगा, अपनी बेटी की इज्जत बचाना होगा, बच्चों का भविष्य बिठाना होगा, उनको संविधान में मिला हुआ हिस्सा दिलाना होगा। तब तो निषाद पार्टी का टोपी झंडा लगाना होगा, घर पर डॉक्टर संजय जिंदाबाद करके दिखाना होगा, एक एक आदमी को पढ़ाना होगा। इधर उधर रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। दलित भाइयों का हिस्सा नेता दिलाए कि पार्टी? बोलो भाई। चमार भाइयों का हिस्सा कोई नेता दिला पाया कि पार्टी? तो डॉक्टर संजय दिला पाएंगे कि निषाद पार्टी? बोला हो। अब तो समझ में आ गया निषाद पार्टी क्या अंतर है। तो हमें नेता चाहिए कि पार्टी चाहिए? बोलो, तेज बोलो। मैं जमुना निषाद की जब मृत्यु हुई थी तो उनके श्राद्ध के समय में बरगदही में बैठक हुई थी, तो मैं कोई नेता सोशल वर्कर था, मैं 40 साल से काम कर रहा हूँ। तो मैंने कहा था अभी उनके खिलाफ कोई प्रत्याशी में नहीं लड़ाऊंगा, उनके परिवार के लोग लड़ेंगे तब। लेकिन अगर उनके परिवार के लोग ही निषाद पार्टी से लड़ेंगे तो मजबूरी में निषाद पार्टी को लड़ना पड़ेगा। निषाद पार्टी जमुना निषाद के सपने को साकार करने के लिए बनी है, इसलिए मैं चाहूंगा जमुना निषाद के सपने को, उन्होंने एक बात कहा था, हे मेरे साथियों, हे मेरे समाज के लोग, मेरे गिरते हुए झंडे को थाम लेना। तो निषाद पार्टी उनके झंडे को थाम लिया है, देश भर में पहुंचा रहा। इसीलिए अपील के साथ मैंने कहा था उन लोगों को कहिए कि निषाद इस आरक्षण के मुद्दे पर हर एक पार्टी के नेता है।
इस आरक्षण के मुद्दे पर हर एक नेता को आना होगा। उनके बच्चे के भविष्य भी, उनका भी भविष्य का सवाल है, उनके परिवार का भी सवाल है, सभी लोगों के हिस्से की सवाल है। समाज बड़ा है, नेता छोटा है। समाज रहेगा तभी राजनीति हो पाएगी। तो समाज के हिस्सा चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो भाई। तो 13 तारीख को गोरखपुर में पूरे देश के लोग आ रहे हैं। तो मैं इससे अपील करता हूं कि पिपराइच के लोग पहले भी आगे रहे हैं, इस बार भी आगे रहेंगे, हमेशा आगे रहेंगे और पिपराइच को पिपराइच बनाकर दिखाते रहेंगे। ये हमारी उम्मीद है। धन्यवाद।